पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में 1 मार्च से 3 मार्च तक हड़ताल पर रहेंगे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ट्रक और मालवाहक गाड़ी के थमे पहिए। डिलीवरी के लिए भर्ती हुई महिला की 3 दिन तक नहीं हुई जांच। ट्रॉमा सेंटर में परिजनों ने मचाया हंगामा। किरनापुर में महिला ने लगाई खुद को आग। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। राष्ट्रीयकृत से निजीकृत होने पर महाराष्ट्र बैंक और सेंट्रल बैंक की 2 दर्जन शाखा के बंद होने के मिल रहे संकेत। प्रदेश के एकमात्र रेंजर कॉलेज में 2014 से नहीं आए प्रशिक्षु रेंजर, शासन पर अनदेखी के आरोप। नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बाउंड्री दीवार निर्माण के दौरान लोहे की हुई चोरी। 2 महीने बाद दर्ज कराई गई रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश शासन चाहे जच्चा बच्चा को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन जिनके डॉक्टरों के ऊपर इन दावों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, वहीं अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं। ऐसा एक मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर प्रसूति वार्ड में दिखाई दिया, जब 3 दिन से भर्ती एक महिला को महिला चिकित्सकों ने जांच तक नहीं की। शनिवार की देर रात को जब 3 दिन से भर्ती महिला की जान पर बनाई, इसे देखकर वार्ड नंबर 29 की जागरूक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को फोन पर इस बात की सूचना दी। पैसे की बात सेकंड में है भैया, पहले डॉक्टर आना चाहिए मरीज के पास। मैं बोलती हूँ बच्चे को तुरंत देखा जाए और तुरंत महिला की जांच की जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI के गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार ने स्ट्रिक्ट आदेश में इन महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया जाए। जी, कोई सर सीजर करने का टाइम नहीं है सर, थोड़ी देर के लिए एम्बुलेंस में डिलीवरी होगी और जैसे तैसे बड़े मुश्किल से 3 दिन से हमने महिला को एडमिट किए हैं और एक तो अब नॉर्मल डिलीवरी थी वो, उसके बावजूद भी हम लोगों ने सब हेल्प किए। जब से महिला को लेकर आए तब से ना तो कोई शिशु रोग विशेषज्ञ उसको चेकअप करने आया और ना महिला की जांच करने के लिए डॉक्टर आए। तो हमारा कहना ये था कि अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आ रही, तो रोज़ पता चलता है कि सीजर कर रही है मैडम, सीजर कर रही है। तो भाई जब आपने किसी महिला की एक तो डिलीवरी के समय भी नहीं आते हैं डॉक्टर लोग, और जब नर्सें लोग डिलीवरी करवा देती हैं उसके बाद भी महिला का क्या होता है, वो जिंदा है या मरी, इस बात की भी वो जानकारी लेना वाजिब नहीं समझ। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के 2 पूर्व पार्षद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सूचना पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मानव सेवा के मामले पर अपनी सरकार को भी आड़े हाथों लेने में देरी नहीं की। सरकार का मानना है, शिवराज जी के चौहान जी का मानना है कि भांजा भांजी या अपनी बहन को पूरी तरीके से इनको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये देख के लग रहा है कि इतनी भीड़, पूरे लोग परेशान हैं। ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोग चेकअप ही नहीं करते। मामा के राज में भांजा भांजी सुरक्षित नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुरक्षित ही नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल की हालत देखते, जनप्रतिनिधि भी कितने देर तक आएंगे? जब तक जनप्रतिनिधि आते हैं वो सब सामने सामने खड़े रहते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। यहाँ तो लापरवाही के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे वार्ड नंबर 29 की 3 दिन से महिला आई है, उसकी डिलीवरी हुई है, ना डॉक्टर आए ना कोई नर्स आके नर्स के बदौलत ही चेक कर रहा है। यहाँ पे पूरा इतना बड़ा ड्रामा सेंटर है, मेरे को लगता है ये खिलौना सेंटर कहलाएगा, ड्रामा सेंटर नहीं कहलाएगा। इसको तत्काल मेरे ख्याल से संज्ञान में लेके माननीय कलेक्टर महोदय इसका निरीक्षण करवाएं और तुरंत यहाँ पे आदेश करें कि तत्काल यहाँ पे लोगों का उपचार हो सके। नहीं, ये तो सिर्फ लापरवाही क्या है, वो जब कोई भी अधिकारी आता है तो वो सिर्फ मात्र नाम आते का एक दूसरे के चेक कर लेते हैं और खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं।
पूरे प्रकरण की जानकारी मिलने पर जिला अस्पताल के बेहद ही जागरूक चिकित्सकों के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके आरएमओ डॉक्टर अरुण कुमार लांजेवार तत्काल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने की बात कही। मैं यहीं कैजुअलिटी आकस्मिक चिकित्सा विभाग में मैं ड्यूटी पर था। अचानक मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, मेरे द्वारा देखा गया। तो यहाँ पे लोगों में आक्रोश है। सबसे पहला कि भाई यहाँ पे डॉक्टर्स राउंड नहीं लेते हैं, मरीजों को आकर के देखते नहीं हैं, उनसे बराबर चेकअप नहीं करते उनका, उनकी क्या स्थिति है, डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी हो चुकी है या लेबर पेन में है या जो भी परिस्थितियाँ हैं उनकी बातों को सुनते ही नहीं है। इस बात को मैंने यहाँ पे देखा और कलेक्टर साहब से बात की कि भाई क्या सिचुएशन आप थोड़ा देखिए। लोगों में आक्रोश तो है कि भाई मरीजों को डॉक्टर के द्वारा चेकअप नहीं किया जाता है, उनके बच्चे की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, तो थोड़ा समस्या तो है यहाँ पे ऐसा। और दूसरा ये कि लोगों में दूसरी एक आक्रोश है कि यहाँ के सफाई कर्मी पैसों की डिमांड करते हैं। सफाई करने के नाम पर उनको चिल्लाते हैं कि यहाँ पे सफाई हम नहीं करेंगे, हमें ही बार बार बुला लिया जाता है, हमें 50 रुपये दो, 20 रुपये दो, 30 रुपये दो, हमें नाश्ता करने के लिए पैसे दो, तब हम सफाई करेंगे, नहीं तो हम यहाँ सफाई नहीं करेंगे, और अगर हमारी शिकायत करोगे तो हम आपकी दोबारा आकर सफाई नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें बिल्कुल कल कार्रवाई करूँगा और जिनके द्वारा शिकायत की कौन से लड़कों ने इनसे पैसों की डिमांड की है अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे। ट्रॉमा सेंटर के भीतर यह पहला मामला नहीं है जब महिला चिकित्सकों के द्वारा प्रसूति के लिए भर्ती कराई गई महिला को 2 से 3 दिन तक जांच तक नहीं की गई हो। सूत्र और ट्रॉमा सेंटर में प्रसूति करवाने भर्ती हुई महिलाएं बताती है कि जब तक डॉक्टर मैडम लोगों के घर पर जाकर चढ़ोतरी नहीं चढ़ती तब तक मैडम लोग ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को हाथ तक नहीं लगाती। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचने वाले लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा के लिए सहज ही इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि प्रत्येक प्रसूति के लिए पहले मैडम लोगों के घर में 3000 से 5000 रुपए की राशि चढ़ोतरी के रूप में देनी पड़ती है, तब जाके अगले दिन मैडम लोग प्रसूति करने के लिए तैयार होती है। यही नहीं, जितनी महिलाओं के परिजनों के द्वारा लेडीज डॉक्टर मैडम लोगों के घर में जाकर पैसा देते हैं उतनी ही प्रसूतियां अगले दिन की जाती। हालांकि यह आज की बात नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही है जिला अस्पताल की परंपरा है। इस विषय में शायद ही वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी हो, लेकिन कहते हैं ना कि यह पब्लिक है, सब जानती है। इसी के तर्ज पर जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं उन्हें डॉक्टर हाथ लगाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें हंगामा मचाना पड़ेगा। वारासुनी रोड रानी दुर्गावती चौक में पुलिस लाइन के सामने 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से जिला पुलिस बालाघाट का आरक्षक घायल हो गया। घायल आरक्षक नरेंद्र शर्मा 41 वर्ष पुलिस लाइन बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षक नरेंद्र शर्मा पुलिस लाइन में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। 28 फरवरी को सुबह आरक्षक नरेंद्र शर्मा मोटरसाइकिल में फायरिंग जोन भरवेली गए थे। 1 बजे करीब आरक्षक नरेश शर्मा मोटरसाइकिल से फायरिंग जोन से अपने निवास पुलिस लाइन लौट रहे थे। तभी पुलिस लाइन रानी दुर्गावती चौक के सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने आरक्षक नरेंद्र शर्मा की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। शासन के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में फ्रंटलाइन कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वर्करों को प्रमुख प्राथमिकता दी गई, लेकिन अब तक 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बताएं कि जिले में करीब 150 से अधिक 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस के कर्मचारी हैं और जिन्होंने विषम परिस्थितियों में जान की परवाह न करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की थी। यहां तक कि कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड सेंटर तक पहुंचाने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ मनोज पांडे ने बताया कि 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस के कर्मचारी आउटसोर्स के कर्मचारी है, जिनकी सेवाएं एक निजी कंपनी के द्वारा ली जा रही है। क्योंकि इन सभी कर्मचारियों की जानकारी भोपाल स्तर पर सूचीबद्ध की जाती है, लेकिन भोपाल स्तर पर ही यह प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन पोर्टल के सुचारू तरीके से संचालित होने पर इन कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा। बालाघाट को प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नक्शे में अपनी अलग पहचान दिलाने प्रदेश के एकमात्र रेंजर कॉलेज के प्रति शासन की उदासीनता के चलते वर्ष 2014 से रेंजरों को प्रशिक्षु की कोई बैच प्रशिक्षण के लिए यहां पर नहीं आई है। हालांकि समय समय पर रेंजर कॉलेजों में वन रक्षकों की प्रशिक्षण की बेंच आती रहती है, जिससे कॉलेज में तालाबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।
ब्रिटिश कालीन इस परिसर में वर्तमान के रेंजर कॉलेज के विषय में थोड़ी जानकारी आपको भी दे देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर पद पर नियुक्त होने वाले रेंज अधिकारी चाहे वह प्रमोशन के माध्यम से रेंजर बने हो या फिर सीधी भर्ती के तहत रेंजर परीक्षा पास की हो, रेंजर कॉलेज में लगभग 1 साल से अधिक की अवधि के दौरान वन विभाग के सभी विषय में बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जाता है। रेंजर कॉलेज वर्ष 1991 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था। उसके बाद राज्य शासन को हैंडओवर कर दिया गया। वर्ष 2014 के बाद से प्रशिक्षण के लिए कोई भी बैच नहीं आई। वन विभाग अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दिलीप बागड़े बताते हैं कि कर्मचारी अधिकारी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश शासन स्तर का यह मामला है, वहां से आदेश हो तो कल रेंजर कॉलेज पूरी तरह से संचालित हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि शासन स्तर पर पहल हो, क्योंकि वो रेंजर की जो बेच है वो आ सकती है अगर सारे लोग जो हैं इसमें अगर अपना अपना हिस्सा अच्छे से निभाएं और ख़ासकर जनप्रतिनिधि अगर इसमें थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाते हैं तो, क्योंकि हमारे हाथ में या हमारे अधिकारियों के हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, हमारे अधिकारी ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ज़्यादा अगर इसको चालू करना है तो उसके लिए जनप्रतिनिधियों का ही इसमें बड़ा रोल है। अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। कॉलेज खोलने में किस प्रकार की दिक्कतें हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक आदेश की ज़रूरत है। वो भी सिर्फ एक आदेश होगा कि यहाँ पर रेंजर्स को मतलब भेजा जा रहा है प्रशिक्षण देने के लिए, बस एक आदेश की बात की। हमारे पास सारी व्यवस्था है, हमारे पास सारे भवन अच्छे हैं, हमारे पास फर्नीचर अच्छा है, हमारे पास आवासीय व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे पास सब कुछ अच्छा है। श्री बागड़े बताते हैं कि अलग अलग स्टेट से बालाघाट जिले में प्रशिक्षु रेंजर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते थे, जो बालाघाट जिले को देश में अलग ही पहचान दिलाए हुए है। इसके साथ ही इतने दिन तक रेंजर यहां पर प्रशिक्षण के लिए रुकते थे, जिससे जिले वासियों को अलग अलग रूप में रेवेन्यू प्राप्त होता था। इसका भी बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। देखिए, बाहर से रेंजर्स आते थे, अलग अलग स्टेट से आते थे रेंजर्स यहाँ पर, तो रेंजर्स आते थे तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में इकलौता रेंजर कॉलेज है, मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं है। तो एक तो इसका नाम, दूसरी बात यहाँ पर जो आते थे तो उनके साथ पूरा अमला आता था। अमला मतलब जैसे खाने से लेकर उनकी तैयारी से लेकर और बहुत सारी चीज़ें, तो हमको बालाघाट को उसका राजस्व भी प्राप्त होता था। खैर एक फिल्म बनी, लेकिन उनका जो सारा स्टाफ आया तो यहीं से खरीदारी, भवनों का ये वो सारा, तो यहाँ पर खर्च करते हैं ना लोग, आते हैं तो जो खर्च करते हैं तो खर्च से हमारे मतलब लोगों को राजस्व भी मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो रेंजर कॉलेज होने से फायदा ही, मतलब जो भी चीज़ होती है तो उससे फायदा ही होता है। नगर के वार्ड नंबर 24 नए कलेक्टर कार्यालय बालाघाट के बाजू में नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण हेतु आवंटित की गई भूमि में लगे लोहे के एंगल चोरी हो गए। चोरी गए 202 नग लोहे के एंगल की कीमत 20,000 रुपए बताई गई। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण के लिए नए कलेक्टर कार्यालय के बाजू में लगभग 7 एकड़ जमीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्माण हेतु शासन द्वारा आवंटित की गई है। शासन द्वारा आवंटित इस भूमि के चारों ओर फेसिंग लगाने का ठेका ठेकेदार अनिल श्रीवास्तव वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर निवासी को दिया गया है। ठेकेदार अनिल श्रीवास्तव द्वारा 300 लोहे के एंगल फेसिंग तार लगाने हेतु उक्त भूमि के चारों तरफ गड़ाया गया था। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2020 के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 202 नग लोहे के एंगल चोरी कर लिए गए। ठेकेदार अनिल श्रीवास्तव द्वारा चोरी गए लोहे के एंगल को 2 माह तक ढूंढते रहे, लेकिन चोरी गए लोहे के एंगल नहीं मिलने पर 28 फरवरी को ठेकेदार अनिल श्रीवास्तव ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की। 2 वर्ष पहले तालाब से तालाब को आपस में जोड़कर चर्चा में आई बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा ने 28 फरवरी को पुनः जल संरक्षण की दिशा में अनूठा नवाचार करते हुए राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जन्मदिन के अवसर पर ग्राम पंचायत अंतर्गत 85 हैंडपंपों में चेन स्टैंड सहित ग्लास लगाए हैं, ताकि हैंडपंप से बहने वाले व्यर्थ पानी को बचाया जा सके। गर्मी में राहगीरों को ताज़ा व ठंडा पानी सुविधापूर्वक मिल सके, इस मौके पर सर्वप्रथम लालबर्रा गार्डन में ग्राम प्रधान अनीस खान के द्वारा हैंडपंप के ऊपरी हिस्से में किए गए नवाचार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जो है हमारे राज्यसभा सांसद महोदय जी का जन्मदिन के अवसर पर उनकी प्रेरणा से ग्राम पंचायत पांडवानी के जितने भी 85 हेडपम्प हैं, सभी हेडपम्पों में जो है आज गिलास लगाने का काम किए। गिलास लगाने का फ़ायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति एक हेडपम्प में यदि पानी पीता है तो उसको 5 से 6 लीटर पानी बह जाता है व्यर्थ में और सिर्फ आधा लीटर के करीब वो पी पाता है। हमने इसमें जो है चैन सहित स्टैंड सहित इसमें गिलास लगाया है, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति यदि पानी पीने आएगा तो 5 लीटर उसका पानी बचेगा हेडपम्प का। इस तरीके से यदि 100 लोग एक हेडपम्प में पानी पीते हैं तो प्रतिदिन एक हेडपम्प 500 लीटर पानी बचाएगा। तो हमारी पंचायत में यदि 100 हैं हेडपम्प तो मेरा मानना है 5000 लीटर पानी प्रतिदिन बचेगा। और यदि यह चीज़ जो हमने काम किया है इसको यदि जो है संपूर्ण बालाघाट जिले में यदि लागू किया जाए तो मेरा मानना है लाखों लीटर। किरनापुर तहसील मुख्यालय में एक महिला ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया। आग से झुलसने से गंभीर महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका तुलसी पिता रामचंद उइके 40 वर्ष ग्राम हिर्री निवासी है। इस महिला ने किस वजह से स्वयं को आग लगाई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 फरवरी 11 बजे घर के अंदर से जलने की दुर्गंध आ रही थी। इस दौरान मोहल्ले के लोग भी आ गए। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तभी तुलसी स्वयं ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, जिसके शरीर पर आग लगी हुई थी। रामचंद्र ने कंबल डालकर आग बुझाई। तुलसी आग से झुलसने से गंभीर हो गई थी, जिसे 108 एम्बुलेंस से किरनापुर के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान शाम 6 बजे करीब तुलसी की मौत हो गई। तिरोड़ी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चोर पिंड के पार में इसी ग्राम की महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तिरोड़ी पुलिस ने मृतिका सविता परतेती 38 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की। इस महिला ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को सविता अपनी बेटी के साथ घर में थी। पति अपने मां से मिलने तुमसर गया हुआ था। 28 फरवरी को सुबह सविता को उसकी बेटी ने घर में फांसी पर लटके हुए देखा और मोहल्ले वालों को बताया। सुभाष उइके ने आकर देखा सविता घर के छप्पर में फांसी पर लटकी हुई थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। केंद्र शासन के द्वारा 2 और राष्ट्रीयकृत बैंक सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निजीकरण करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना के मुताबिक आगामी 6 माह के भीतर यह दोनों बैंक निजीकृत हो जाएंगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इन दोनों बैंकों के निजीकरण होने से बालाघाट जिले का एक बहुत बड़ा तबका इससे प्रभावित होगा। आंकड़ों के मुताबिक जिले के भीतर दोनों ही बैंकों के संचालित 2 दर्जन से शाखाएं पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जी हां, अगले कुछ देर आप इस खबर के साथ बने रहिए। हम आपको पूरी खबर बड़ी ही बारीकी से समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन दोनों बैंकों के निजीकृत होने से मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। जी हां, मतलब साफ है कि अगली बार अगर आप अपने पास इन दोनों बैंकों की शाखा को देखें तो समझ जाइए कि यह बहुत ही जल्द बंद हो सकती है। हालांकि हमारा उद्देश्य कहीं से भी आपको परेशान करने का नहीं है या बैंक इन दोनों बैंकों के ग्राहकों में अविश्वास पैदा करने का नहीं है। हम तो केवल केंद्र सरकार की एक योजना आपको बता रहे हैं जिसका प्रभाव आप पर सीधा पड़ेगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस जनता की सेवा के आधार पर काम कर रही है। वहीं निजीकरण बैंक घाटे वाले बैंकों को तत्काल बंद कर देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले के भीतर सेंट्रल बैंक की 16 शाखाएं हैं, जिसमें बालाघाट शाखा को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसी तरह महाराष्ट्र बैंक की 11 शाखाएं हैं, जिनमें से 9 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाएं नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही है, इस कारण इनके बंद होने का खतरा अधिक मंडरा रहा है। सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक है। इनका मूल उद्देश्य तो जरूर व्यावसायिक लाभ कमाना होता है, लेकिन चूंकि भारत सरकार की शासकीय बैंक है और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि ऋण का प्रभाव ग्रामीण स्तर पर पड़े। तो इन जो ग्रामीण क्षेत्रों की शाखा है या अर्ध शहरी क्षेत्र जैसे हमारा बालाघाट हो गया, लांजी हो गया, वारासिनी हो गया, तो इसमें लाभ कमाना एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। केवल एक है कि सामाजिक दायित्वों को पूरा किए जाने के लिए इन शाखाओं का विस्तार इन क्षेत्रों में किया गया है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि इसमें लाभ कमाना ही आवश्यक है। आपको बता दें कि जिले भर में इन दोनों बैंकों की शाखा खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में है।
इस कारण इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत शासकीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनरों की बैंक भी कहा जाता है। एक बड़ा तबका इन्हीं बैंक पर अपनी वेतन और पेंशन के लिए निर्भर रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की शाखा यदि बंद हो गई तो इस बड़े तबके को बड़ी परेशानी होना तय है। बालाघाट जिले में सेंट्रल बैंक की 16 शाखा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 11 शाखा है। यदि हम लाभ की दृष्टि से देखें तो सेंट्रल बैंक की बालाघाट शाखा जो है मुख्यतः लाभ में है, अधिक लाभ में है। और जहाँ तक ग्रामीण शाखाओं का सवाल है तो वो अभी हानि के ही इस स्तर पर है। उनके इसमें लाभ का कोई पहलू नहीं रखा गया है, ना ही प्रबंधन ने अभी उनके लिए एक मापदंड रखा है कि केवल इनको लाभ कमाना है। विशेषकर ये ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह देखती है। जैसा कि आप देखते होंगे कि सेंट्रल बैंक का पूरे भारतवर्ष में विस्तार है, तो जो बड़े शहरों होते हैं वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए बैंक काम करती है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। ठीक इसी प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जिले में 11 शाखा है और इसके जो मुख्य लाभ शाखा है वो बालाघाट ही है और इसकी अधिकांश शाखाएँ 11 में से इनकी 8 शाखाएँ जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वहाँ पर भी एक लाभ का एक पहलू नहीं रखा गया है। केवल जो शासकीय योजनाएं होती है या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने की जो बात होती है उसके लिए इन शाखाओं को यहाँ पर स्थापना की गई है। नियम के मुताबिक निजीकृत बैंकों में शासकीय कर्मचारियों की वेतन व पेंशनरों की पेंशन आती है। निजीकृत बैंक खास तौर पर यह सुविधा नहीं देती। इस कारण बड़ी संख्या में इन दोनों शाखाओं के खाते बंद हो जाएंगे, जिससे इन दोनों बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के बंद होने का खतरा और अधिक तेजी से मंडराएगा। पूरे बालाघाट जिले में और सेंट्रल बैंक की और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखाओं में शासकीय कर्मचारियों का वेतन आता है। इसके साथ ही कुछ निजी क्षेत्र के कर्मचारी का भी वेतन आता है। क्योंकि ये शासकीय बैंक है और इनमें एक विशेष सुविधा दी गई है कि यदि इनका खाता 0 बैलेंस पर ही रहता है तो मिनिमम बैलेंस रखने की इसमें जो है आवश्यकता नहीं होती है। ये मान के चला जाता है कि कर्मचारी है तो उसको जो सीमित आय है तो पूरे पैसे की राशि भी आहरण कर सकता है। जैसा कि आपने पेपर में पढ़ा होगा कि इन बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, तो वास्तव में कि अगर निजीकरण होता है तो इनके लिए भी मिनिमम बैलेंस की एक अवधारणा है, वो निजी बैंक रखेंगे और इनको जो है ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। और ऐसे में हो सकता है कि ये जो खातेदार है ये दूसरे बैंकों में स्विच हो जाए। जब यहाँ से चले जाएंगे तो निश्चित ही बैंकों का जो व्यवसाय है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह तो बात हुई पेंशनरों और वेतनभोगी कर्मचारियों की। अगर हम बात करें ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों की, जो बैंकों में मिनिमम बैलेंस की शब्दावली को जानते ही नहीं है, मतलब साफ है कि निजी बैंकों में मिनिमम बैलेंस का एक बड़ा नियम होता है, जिसमें 5 से 10 हजार रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होता है। यह नियम लागू होते ही लोगों के खाते अपने आप बैंक से बंद हो जाएंगे, जिनके खाते में कुल जमा 5 से 10 हजार रुपए ही रहते हैं। निश्चित ही उनके ऊपर बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि निजी बैंक का हमेशा उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। वो अपने फायदे के लिए ही बैंक वहाँ पर चलाएंगे या संचालित करेंगे। जब ऐसा संचालन वो करवाएंगे तो निश्चित ही वो ग्राहकों से मांग करेंगे कि न्यूनतम राशि उसके खाते में जमा रखें। अब वो ग्राहकों के लिए भी रखना अनिवार्य हो जाएगा। अगर कोई खातेदार ऐसा नहीं रखता है मिनिमम बैलेंस, तो निश्चित ही बैंक उसका खाता बंद कर देगा या उसके ऊपर जो शुल्क लगाएगा, दंडिक शुल्क लगाएगा, तो उससे भी उसको ग्राहक को काफ़ी नुकसान होगा। यह तो बात हुई बैंकों में खाता संचालित करने वाले लोगों की। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक अपना एक स्वयं का कार्यक्रम चलाती है, जिसके तहत वह युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है और बड़ी मात्रा में बैंकों से लोन प्रदान करती है। जिले के भीतर ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने वर्षों से इस योजना का लाभ लिया है और अपना जीवन निर्वाह इसी के भरोसे कर रहे हैं। बैंक निजीकृत हुए तो यह सारी योजनाएं भी बंद हो जाएगी। जब शाखाएं यदि बंद होती है तो निश्चित ही बहुत बड़े वर्ग को बैंकिंग सेवाएं जो सुलभता से प्राप्त होती है उससे वो वंचित हो जाएंगे और उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा, चाहे वो शासकीय योजनाओं का हो। अभी जैसे विविध जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी जो लोगों के खाते में राशि आती है, जनधन के खाते खोलने वाली बात हो, तो इससे भी इनको काफी वंचित होना पड़ेगा। हालांकि हमारे साथ बड़ी सजगता से इस विषय पर विस्तार से बात करने वाले लीड बैंक के प्रबंधक दिगंबर भोयर से जब हमने इस विषय पर उनकी निजी राय जानी, तो एक शासकीय कर्मचारी होने की बात स्पष्ट रूप से उनके जवाब में दिखाई दी।
इसमें व्यक्तिगत राय मायने नहीं रखती, ये नीतिगत निर्णय होते हैं कि जो देश की जो सरकार है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसा बीच में अपना संशोधन कर सकते हैं या प्रस्ताव कर सकते हैं। इसमें हमारी व्यक्तिगत राय का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। जो भी होगा वो शासन की नीति नियमों के अंतर्गत होगा और बाकायदा संसदीय प्रणाली के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन होगा। निश्चित तौर पर यदि केंद्र सरकार अपने मसौदे पर अड़िग रही तो सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आगामी 6 माह के भीतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उपकरण से बदलकर निजीकृत बैंक हो जाएंगे, जिसके साथ ही शुरू हो जाएगी जिले के भीतर एक बड़े तबकों की बैंकों को लेकर होने वाली परेशानी। ऐसे में शायद जिले के लोग यही कहेंगे कि सरकार चाहे तो एक बार और अपने इस फैसले पर विचार करे, क्योंकि यह अकेले बालाघाट जिले की परेशानी नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही ये दोनों बैंक जिस भी प्रदेश में संचालित हो रही है